क्योंकि हमें किसी ने बता दिया है कि जितने ज्यादा हम कैच छोड़ेंगे उतने ज्यादा हमारे गुनाह झड़ेंगे। यार मुझे नहीं समझ आ रही कि जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आसिफ अली दे रहे हैं इनको नजर क्यों नहीं लगती यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैच वाले दिन जब हमारा मिडल ऑर्डर हमें मैच जितवाए तो हम इंडिया को कहते हुए नजर आए कि भाई साहब आपके साथ तो प्रैंक हो गया, कैमरा उधर लगा हुआ है, एक बार उधर देखकर तो हाथ हिला दें। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है। बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। लो, जो बुजुर्गों की कड़ी निगरानी और शफकत के साय तले हमने ये जो ट्राई सीरीज का फाइनल था वो जीत कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस मैच में एक बार फिर हमने कैचेस जरूर छोड़े क्योंकि हमें किसी ने बता दिया है कि जितने ज्यादा हम कैच छोड़ेंगे उतने ज्यादा हमारे गुनाह झड़ेंगे। इसलिए अब हमारे खिलाड़ी किसी भी मैच में कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिससे उनके गुनाह कम से कम हो जाएं। खैर, ये एक बार फिर एक ऐसा मैच था जिसको जीतने में हमारे बॉलर्स ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। हमारे बॉलर एक बार फिर न्यूजीलैंड के वहशी, बदतमीज और आदमखोर किस्म के बैट्समैनों को काबू करने में कामयाब हो गए। क्योंकि अगर स्कोर 15-20 रन भी मजीद ज्यादा होता तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के बजाय सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो स्लो स्ट्राइक रेट है उसको लेकर तो उन पर बमबारी कर रहे होते। क्योंकि जिस जिम्मेदारी से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शॉन मसूद ने खेला है, एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज के दिन हम एक बार फिर बेइज्जत हो जाएंगे। मगर जैसे ही मोहम्मद नवाज और हैदर अली ने जो अपने चेहरे ने वो पिच पर रखे, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहली बार हमें महसूस हुआ कि यार ये तो T20 मैच है। और ये नहीं कि हाल ही हमें ही बेचारे इश्क सूदे को भी पहली बार महसूस हुआ कि ये T20 की गेम है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दो नौजवान दिग्गज बल्लेबाजों ने इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हर बॉलर की इंसाफ के साथ पिटाई की। मगर मुझे लगता है कि जो इश्क सूदी बेचारे का ओवर था ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब देखिए, इसीलिए उस दिन कमेंटेटर भी चीख कर कह रहे थे कि जो T20 की गेम है ये इसमें एवरेज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितना आपका स्ट्राइक रेट मैटर करता है। अगर आपने 35-40 रन बनाए 15-20 गेंदों पर तो वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे बजाय इसके कि आप 50 गेंदे खेलकर और 55 रन बना रहे हैं। मगर अब हमारे ओपनर्स को ये बात कौन समझाए। अल्लाह ये हमारे ओपनर्स को हिदायत दे और इसके अलावा जो थोड़ी सी हिदायत है वो हमारे मिडिल ऑर्डर को भी दे दे। क्योंकि कल के मैच में भी जो हमारा लोअर ऑर्डर था उसको हमने ऊपर भेजकर तो उनसे परफॉर्म करवाया है। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसकी परफॉर्मेंस पे हमें इतना यकीन हो चुका है कि अब हम उन्हें मौका भी नहीं देना चाहते। और हुआ भी ऐसा ही, जब हैदर अली आउट होकर गए तो आसिफ अली ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड वालों के लिए। यार मुझे नहीं समझ आ रही कि जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आसिफ अली दे रहे हैं इनको नजर क्यों नहीं लगती यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मगर शुक्र है कि इफ्तिखार अहमद ने अपने बड़े होने का सबूत दिया और किसी बड़े बुजुर्ग की तरह अपनी टीम की उंगली पकड़कर उन्हें जो जीत की लाइन थी उसके पार पहुंचा दिया। और जो यार वैसे भी आखिरी छक्का मारा था वो भी इतने स्पॉट फेस के साथ, यानी कि चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। और भाई हम लोग ट्राई सीरीज का फाइनल जीते हैं, कोई मजाक नहीं है। अब कुछ सड़िए लोग कहेंगे कि यार हम जो पिछला मैच था न्यूजीलैंड वालों के साथ वो हार भी तो गए थे। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के दिल में जरा सा भी शक व शुबा है कि न्यूजीलैंड से वो मैच बुरी तरीके से हारने के बाद हमें किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसके देर फिटे मुंह। फाइनल में हम लोग वैसे ही पहुंचे हुए थे और ये एक किस्म का डेड रबर था, यानी कि गैर जरूरी मैच था। और तारीख हुआ है कि हमारी टीम ने कभी भी गैर जरूरी चीजों पे अपनी मेहनत और अपना वक्त जाया नहीं किया। अफसोस तो मुझे उन कमेंटेटर्स पे हो रहा था कि जो बेचारे ये देखकर परेशान हो रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ज्यादातर जो हाथ थे वो अपने ट्राउजर की जेबों के अंदर थे। मैं सोच रहा हूँ अगर यार उन कमेंटेटर्स को ये पता चलता इनके हाथ तो छोड़ो इनको तो दिमाग भी इस ग्राउंड में मौजूद नहीं है तो उन बेचारे कमेंटेटर्स का क्या हाल होता। उस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिल से क्रिकेट खेल रहे थे। बाकी जितने भी हमारे आजाद थे या हमारी जो जितनी भी 6 हिस्से थी वो किसी दूसरे कामों में मसरूफ थी। और जब आप खाली दिल से खेल रहे हो और उस दिन आपका दिल भी ना हो खेलने का तो फिर ऐसा ही होता है। इस मैच में हमारे सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर थे जो अपनी तमाम 6 के 6 हिस्सों और तमाम बाकी अज़ा के साथ खेल रहे थे। एक मोहम्मद आसिफ और दूसरा इफ्तिखार अहमद। यूं लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम के साथ साथ ना सिर्फ ये कि उनके कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम की जिम्मेदारी है बल्कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का दारोमदार भी सारा का सारा उनकी बैटिंग पर है। इतनी जिम्मेदारी के साथ फूंक फूंक कर 1 रन बना रहे थे। चलें, चचा इफ्तिखार की तो उम्र ही इतनी है, उनसे तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद आसिफ की मुझे समझ नहीं आती कि ग्राउंड के बाहर ये भाई साहब 150 से कम छक्का नहीं मारते, मगर ग्राउंड के अंदर इनका सारा फोकस उस दिन सिंगल्स और डबल्स पर था। यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इनका जितना भी छक्के मारने का कोटा होता है ना,
ये सब ये ग्राउंड के बाहर ही मार आते हैं। इसलिए जब ये टीमों के खिलाफ मैच खेलते हैं तो उनके पास मारने के लिए कोई छक्का बचता ही नहीं है। तो मेरी और मेरी पूरी कौम की आसिफ भाई से गिड़गिड़ा कर अपील है कि प्लीज जो कुछ छक्के होते हैं वो मैचेस के लिए भी रख लिया करें, सारे छक्के बाहर ना खर्च कराया करें। खैर इसके बाद हमारा मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारने की कोई हमें रीजन नजर नहीं थी आ रही, क्योंकि जो हमें एक मैच हारना जरूरी होता है नजरबद से बचने के लिए, वो हम पहले ही बुरे तरीके से न्यूजीलैंड के हाथों हार चुके थे। और वैसे भी यार न्यूजीलैंड से मैच हारने की इतनी दुख तकलीफ और गुस्सा नहीं था जितनी तकलीफ हमारे खिलाड़ियों को मोहम्मद यूसुफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीच थी उससे हुई है। क्योंकि इस तकरीर से हमें पता चला कि पाकिस्तान जो मैच हारा है वो इसलिए हारा कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, और जो क्रिकेट की गेंद थी वो भी पैसे लेकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के हाथों बिक चुकी थी। हमारे खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत के अलावा 22 करोड़ अवाम की दुआओं की ताकत के साथ भी खेल रहे थे, मगर फिर भी गेंद थी कि इतनी बेगैरत हो चुकी थी कि वो ग्राउंड से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही। इनके इन शॉट में हमें मोहम्मद यूसुफ भाई बताना चाहते थे कि जो पैसे की ताकत के आगे दुआ की ताकत और प्यार की ताकत हार गई। अब ये एक ऐसी तकरीर थी जिसका ना कोई सिर था ना कोई पांव था, यानी कि हारने की ऐसी बचगाना वजूहात इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी। मुझे तो इस तकरीर की कोई खास समझ आई नहीं। अगर आप लोगों ने ये तकरीर देखी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर तकरीर में वो हमें समझाना क्या चाह रहे थे। खैर हमारी तरह चूंकि हमारे प्लेयर्स भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए उन्हें भी मोहम्मद यूसुफ की ये तकरीर दूर दूर तक भी समझ नहीं आई। इसलिए हमारे खिलाड़ी भी आग बगोला हो गए और सारे का सारा गुस्सा बेचारी बांग्लादेश टीम पर निकाल दिया। और जैसा कि 10 में से 8 मैचों की तरह हम अपने ओपनर्स के स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, इस मैच में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ और एक स्टेज ऐसी आ चुकी थी कि पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कौन समझाए कि ये जो पहले 6 ओवर होते हैं पावर प्ले वाले, इसमें आपको मारना होता है, और हमारे प्लेयर्स मारने के बजाय 6 ओवर सेटल होने में निकाल देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता 6 ओवरों के बाद भी सेटल होने के बजाय ये लोग आउट हो जाएं तो जो नया आने वाला प्लेयर होता है उस पे ऑलरेडी प्रेशर पड़ा हुआ होता है। खैर इस मैच में भी एक अच्छी बात ये हुई कि हमने जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जो फूंक फूंक कर स्कोर बनाते थे, हमने उन्हें रेस्ट दिया और मोहम्मद नवाज को एक बार फिर ऊपर भेजा। मेरे दोस्त ने एक बार फिर मेरी नाक कटने से बचा ली। अब देखें भाई साहब, मसला ये होता है कि कोई चंद ही मैच ऐसे होते हैं 10-15 में से जिनमें हमारे ओपनर्स शुरू से लेकर एंड तक खेलते हैं और मैच जिता कर बाहर आते हैं। लेकिन ज्यादातर मैच में देखा है कि जो हमारे ओपनर्स हैं वो अपने आप को सेटल करने के लिए बहुत ज्यादा ओवर वेस्ट कर देते हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होने वाला कि मोहम्मद नवाज या आसिफ अली या हैदर अली आकर हमें इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे और हम वो मैच जीत सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा हमारे ओपनर्स को भी सोचना पड़ेगा कि यार एटलीस्ट आप 8 की एवरेज से तो खेलो, क्योंकि जितने भी हमने टूने और टोटके करने थे वो हमने कर लिए। अब इसके बाद सीधा हमारा मैच है इंडिया के साथ। वैसे यार इसमें भी कोई शक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जिसको लेकर हम हर रोज बैन करते हैं, इंडिया के मैच के खिलाफ यही मिडिल ऑर्डर चल जाए और उस वक्त हमें पता चले कि ये जो पिछले 15-20 मैचों से हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं था चल रहा, ये सब हमारी अंदरूनी साजिश थी ताकि इंडिया को हमारी सुपर पावर का पता ना चल सके। और मैच वाले दिन जब हमारा मिडिल ऑर्डर हमें मैच जितवाए तो हम इंडिया को कहते हुए नजर आए कि भाई साहब आपके साथ तो प्रैंक हो गया, कैमरा उधर लगा हुआ है, एक बार उधर देखकर तो हाथ हिला दें। भले इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। बेहतर तरीका यही है कि हमारे ओपनर्स को थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फिर इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।